तो वो छेद वाली चड्डी जो है वो माँ भी पहनती है, ऐसा नहीं है। तो मेरा जो नायक है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि एक साहित्यकार हो या नाटककार हो या कोई भी हो, वो किसी एक केंद्र के इर्द गिर्द रहता है। जन्म से ही आप उसे देखें कि उसे एक सशक्त व्यक्ति बनाया जाता है, उसे मर्द बनाया जाता है, और मर्द बनाने का काम जो है वो एक स्त्री ही करती है, माँ ही करती है। लेकिन पिता बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने उस बच्चे के वर्तमान और भविष्य की चिंता में अपने पूरे जीवन को लगा देता है। पिता जो मरने के बाद भी प्लानिंग करके भी बच्चों के लिए जीता है। पहले ही आरोप है हमारे साहित्यकारों पे, नेताओं पे, सभी जो काम कर रहे हैं समाज में कि महिलाओं को आगे नहीं आने देते हैं। आपने भी उसी कड़ी में एक नया काम कर दिया है, चड्डी में छेद। आपने भी पुरुष प्रधानता दिखा दी है। इसमें आपके ऊपर ये आरोप लगेंगे आने वाले समय में? मैं आरोप लेने के लिए उपस्थित हूँ जी। दरअसल आरोप प्रत्यारोप जो है वो समाज हमेशा ही उस पर कहीं ना कहीं चर्चा करता रहा है, और मेरा मानना इस जो नाटक के माध्यम से जो मैंने, आपने बात कही कि मैंने कि पुरुष प्रधान को सर्वोपरि रखने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसे पिता की कहानी है। आप पिता को लिंग भेद से ना देखें, क्योंकि ये जो नायक है मेरा, ऐसा नहीं है। कई घरों के अंदर चड्डी में छेद जो है वो माता के भी होता है, क्योंकि जब पिता उसके जीवन में उसे अकेले छोड़ के, उसके बच्चों के साथ छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चला जाता है इस दुनिया से, तो वो छेद वाली चड्डी जो है वो माँ भी पहनती है, ऐसा नहीं है। तो मेरा जो नायक है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि एक साहित्यकार हो या नाटककार हो या कोई भी हो, वो किसी एक केंद्र के इर्द गिर्द रहता है, और उसी कंडीशन में वो अपने जो उसका नायक है उसके माध्यम से वो अपनी मंशा को जग जाहिर करता है, जिसमें मैं समझता हूँ आप नायक को लिंग भेद से ना देखें, और इस कहानी को आप एक ऐसे रूप से देखें कि समाज में एक ऐसा भी चश्मा है जिसमें हमारे बुजुर्ग जो हैं वो कहीं ना कहीं गुमनामी और तन्हाई की मौत मरते हैं। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से जहाँ पर महिलाओं की महिमा मंडन किया गया है, चाहे वो माता के रूप में, देवी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी, तमाम गाने भी महिलाओं के ऊपर बने हैं। जी। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पिता के ऊपर कुछ, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी अब कुछ ऐसा चलने लगा है ट्रेंड कि पिता के बारे में लड़कियाँ बोलने लगी हैं, महिलाएं बोलने लगी हैं, और आपने तो पूरी किताब भी लिख दी है। तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप पिता के रूप में इसको? सर, मेरा मानना ये है कि जब एक पिता अपने जीवन में लाखों करोड़ों रुपए कमाता है, वो केवल भावनाओं से जुड़ने के बाद में वो अपनी धन संपदा, अपना सब कुछ वो अपने बच्चों को दे देता है। लेकिन वो व्यक्ति जो लाखों करोड़ों रुपए कमाता है, वो उसकी मानसिकता में कभी भी ये नहीं होता, उसके जन्म से ही आप उसे देखें कि उसे एक सशक्त व्यक्ति बनाया जाता है, उसे मर्द बनाया जाता है, और मर्द बनाने का काम जो है वो एक स्त्री ही करती है, माँ ही करती है। लेकिन वो व्यक्ति मर्द बनने के बाद में साथ ही साथ उसके साथ में ये भी होता है कि उसे ये भी एहसास कराया जाता है कि जिम्मेदारी जो है वो कोल्हू के बैल के जैसे तेरे को निभानी है आजीवन भर। ऐसे में वो व्यक्ति जो इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेता है और अपनों के लिए अपनों से दूर होता है, कभी कभी समाज में ऐसा भी देखा गया है, वो अपनों के लिए भी अपनों से दूर हो जाता है। और कभी कभी जो घटनाएं आती हैं हमारे सामने, यहाँ तक आती हैं कि कुछ पिता तो इससे केवल इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं कि मेरी नौकरी का हकदार जो है वो मेरा बेटा बन जाएगा, क्योंकि मेरे 2-4 साल बचे हैं। और इस कंडीशन में वो व्यक्ति अपने जीवन का अंत करने तक पे भी वो विचार नहीं करता, और वो
अपना अंत इसलिए कर लेता है कि मेरे बाद में मेरे परिवार जो है वो एक सुखद जीवन जी सके, मेरे बच्चे जो हैं वो एक नौकरी के तो हकदार कम से कम बने। आज जो स्थिति है वो ये है समाज के अंदर कि हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के बावजूद जो हैं वो रोज़गार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं भी हमारे सामने देखने को आती हैं कि कुछ पिताओं ने तो सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली है कि मेरी नौकरी जो है वो मेरे बच्चे को मिले। जी, तो ऐसी कंडीशन में मैं चाहता हूं कि इस पिता के साथ में इंसाफ हो, और इंसाफ हो या ना हो, इसे पहला स्थान मिले पिता को या माता को पहला स्थान मिले, मेरी लड़ाई नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि कम से कम इसके लिए भी चर्चा की जाए, इसके लिए भी चर्चा की जाए, और कम से कम ये विचार किया जाए कि पिता की भी भूमिका होती है, वो निस्वार्थ होती है। जो मैंने सफेद पन्नों पे कुछ काली स्याही गिराती थी, उसको एक किताब के रूप में आप लोगों ने स्वीकार कर ली, मेरे को यहाँ मौका दिया। चड्डी में छेद, दरअसल मेरी ये भावनाएं रही हैं कि मैंने भी अपने पिता के साथ कभी इंसाफ नहीं किया। जब भी मेरे से पूछा गया कि मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम किससे किया, तो पहला शब्द मेरे जो जुबान पे आता है वो आता है माँ। हकीकत भी है, हम सब माँ से तो प्रेम करते हैं, तो करना भी चाहिए, लेकिन मेरे जीवन में मैंने जब वो एक लम्हा जिया, जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, उसके बाद अपने पापा की, अपने पिता की जो भावनाएं थी उनको जानने का मुझे मौका मिला। मुझे ये समझ में आया कि वो जो एक शब्द मैं एक झटके में यूं ही बोल दिया करता था कि मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूं, कहीं ना कहीं मैंने अपने पिता के साथ ये नाइंसाफी की। क्योंकि पहले दिन से जब पिता को ये प्रेम पता चलता है कि वो पिता बनने वाला है, माता तो पहले दिन से शारीरिक और मानसिक रूप से उसको जीती है, उसके साथ मरती है, लेकिन पिता बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने उस बच्चे के वर्तमान और भविष्य की चिंता में अपने पूरे जीवन को लगा देता है। पिता उसके जीवन के साथ में उसकी अपनी मौत के बाद भी उस बच्चे के लिए वो क्या कर सकता है, इसके लिए वो जीता है। जो मेरी भावनाएं रही हैं इस नाट्य के माध्यम से वो यही रही है कि ऐसे में क्या पिता को समाज में सम्मान मिला, सम्मान मिला या नहीं मिला, ये मेरा सवाल नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात पिता के सम्मान की कर रहा हूं तो माता के अपमान की भी नहीं कर सकता। मैं इस कहानी के माध्यम से यहां पर यह स्वीकारता हूं कि मां को या पिता को पहले और दूसरे स्थान पर क्यों रखा जाता है, क्यों? क्या रेस में दो खिलाड़ी नहीं जीत सकते? एक की भावनाएं हम भावुक होकर भी व्यक्त कर देते हैं, लेकिन दूसरे की हम चर्चा क्यों नहीं करते? वो तो दूसरा व्यक्ति एक आजीवन भर ऐसी जिंदगी जीता है और उसी के साथ मर जाता है, जिसका उस व्यक्ति को कभी सम्मान ही नहीं मिला। पिता कहने के लिए तो छोटा सा और ऐसा शब्द है, क्योंकि मुझे याद है जब मेरे पिताजी के आने का ऑफिस से टाइम हुआ करता था तो हम कोने ढूंढा करते थे कि घर में छिपना कहाँ है। लेकिन उस पिता के प्रेम को एहसास करने के लिए मुझे एक मौका मिला, और मेरे पिताजी के अंतिम समय में अगर मेरा कोई दोस्त रहा जिसे मित्र कहते हैं तो वो मेरे पिता थे। मैंने उनके साथ वक्त गुजारा, लेकिन मुझे ये समझ में आया अगर किसी पत्नी
और पति के दोनों में से पति पहले अपनी जिंदगी पूरी करके इस दुनिया को छोड़ देता है, तो उस महिला के लिए, उस माँ के लिए परिवार में बहुएं बैठ जाती हैं जाके उसके पास, बेटियां भी बैठ जाती हैं, नाती पोते भी खेल लेते हैं। लेकिन जब उस व्यक्ति के जीवन में से महिला, जो उसके संगनी, जो उसकी साथी है, वो चली जाती है, तो उस व्यक्ति के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता। पिता जो मरने के बाद की प्लानिंग करके भी बच्चों के लिए जीता है, लाखों करोड़ों रुपए कमाता है अपने जीवन में, लेकिन वो अपने लिए चट्टी तक नहीं खरीद पाता, उसकी इतनी की औकात नहीं होती। मेरी इस कहानी के जो नायक हैं, वो अपने बच्चे को धन दौलत संपत्ति सब दे देता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में उसे किस तरीके से उसे मारना है ये प्लानिंग करता है, क्योंकि बुढ़ा मरे तो खाट खाली होए, कहावत है। जब तक बुढ़ा मरेगा नहीं तो खाट मिलेगी किसको? और क्यों मारना चाहते हैं? क्यों? जबकि हमें सभी को यहां बैठे हुए, और खासतौर पर मैं उन युवाओं से इस नाटक के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि वो इस कहानी को जरूर एक बार इसके ऊपर विचार करने की कोशिश करें। क्यों मारना चाहते हैं? आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।